हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हां, इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरे सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जिसमें कि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं, जिससे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ सब एक साथ स्लाइड्स में आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम साथ ही साथ वो पॉइंट्स भी देखते चलेंगे जो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और उन पॉइंट्स पे भी हल्का कवर करते चलेंगे जो कि स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकते हैं रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है, देखिए, इट इज़ रिलेटेड टू लोनार लेक। लोनार लेक के बारे में अब ये दूसरी बार न्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, इसमें अब हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। तो पहले ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, पहले दिन मैंने टिडबिट में डाला था इसको, पर अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन चुकी है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिए। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या बताया गया है। न्यूज़ में बताया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इट हैज़ रिसेंटली सॉट रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ लोनार लेक फ्रॉम द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीएसआई यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए उस दिन भी मैंने बताया था कि नीरी यानी ये नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गया है, क्योंकि अक्सर इसका नाम न्यूज़ में आते रहता है। इसके बारे में आपको पढ़ के रखना चाहिए। क्या ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से इसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में हल्का डिटेल आपको एक शॉर्ट नोट जैसा पढ़ के रखना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी छोड़ के दूसरे एग्जाम्स में हो सकता है सीधा आपसे पूछ दे कि नीरी कहाँ पर है, पुणे में है, नागपुर में है, बॉम्बे में है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो ये पुणे में है। और देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जो एक टर्म है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टर्म है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो भी क्लियरेंस होता है, या कोई भी प्रोजेक्ट आप कहीं पर भी कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई प्लांट लगा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है कि आपके इस कदम से इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। जाहिर है बुरा ही असर पड़ेगा, ऐसे काम हमारे बिजनेस के और कंस्ट्रक्शन के कम ही होते हैं कि जिससे इन्वायरमेंट का भला हो। फिर इस इम्पैक्ट का आप क्या करने वाले हैं, तो देखेंगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है और आप जो प्लांट लगा रहे हो उससे दुनिया को कितना फ़ायदा है। तो उसके बेसिस पे अनुमति दी जाती है कि आपको प्लांट लगाने दिया जाए, कंस्ट्रक्शन करने दिया जाए या नहीं करने दिया जाए। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इस पर भी आप थोड़ा सा रीडअप करके रखिए। ठीक है, अब उसमें ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी देखिए शामिल किया गया है। तो द एक्सपर्ट टीम फ्रॉम ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड नीरी आर टू एग्जामिन द फाइंडिंग्स ऑफ, देखिए क्या कह रहे हैं, ग्लास फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ द लेक। अभी पिछली न्यूज़ में बताया गया था कि इसके लेक का पानी पिंक हो गया है, अब बोल रहे हैं कि उसकी सरफेस पे ग्लास यानी शीशा फॉर्म होते जा रहा है। क्या पता इसमें कितनी सच्चाई है या कितना र्यूमर है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ बन गई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन इस साल आने वाला है। ठीक है, तो लोनार लेक इन महाराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं। देखिए ओवल शेप्ड लेक है जो कि एक मीटियोराइट ने धरती को हिट किया था 50,000 साल पहले। ठीक है, तो इसको ये मीटियोराइट के हिट करने की वजह से बना है, उल्का पिंड के हिट करने की वजह से बना है। कलर ऑफ द लेक हैज रिसेंटली टर्न पिंक, जो एरिया इको सेंसिटिव है, जो कि इजेक्टा ब्लैंकेट दैट इज मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एज दैट फाउंड ऑन द मून। देखिए अब ये एक और टर्म आ गया जिसपे कि आपको देख के रखना पड़ेगा, इजेक्टा ब्लैंकेट क्या होता है, जो कि मून पे भी मिलता है ऐसा कहा जा रहा है। द लेक इज़ अ नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। पहले दिन जब मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुराने खंडर होते हैं, रूइंस होते हैं, उनको तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेरिटेज का टैग देता है और उनकी अपकीप करता है। पर जो इस तरह के तालाब वगैरह हैं उनको एक जियोलॉजिकल हेरिटेज वाली जो बात है, तो वो कौन सी एजेंसी उनको इस तरह का टैग देती है, वो कौन अपकीप करता है, तो देखिए आज ही पता चल गया। देयर इज अ जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इसकी खोज खबर करता है। ठीक है, देयर इज अ ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इस न्यूज़ में फिर बताया जा रहा है दीज आर एरियाज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड आर नोटिफाइड अंडर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड एनहांसमेंट ऑफ जियो टूरिज्म। जियो टूरिज्म एक अच्छा टर्म है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, मेंस में। देयर आर 34 नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दीज साइट्स। देखिए ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जा सकता है कि जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनकी अपकीप के लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, अब आपको पता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लेक पिंक इसलिए हो गई क्योंकि इसमें सैलिनिटी बढ़ गई होगी, जो कि पहले दिन की न्यूज़ में बताया गया था कि ईरान में किसी लेक के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लेक हैज़ रिड्यूस्ड देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स सैलिनिटी एंड टर्निंग द लेक पिंक। लेकिन फिर ये तो हर साल होना चाहिए, गर्मी में लेक का पानी कम हो जाना चाहिए, उसकी
उसका खारापन बढ़ जाना चाहिए। ये हर साल तो नहीं होता है, तभी इस बार इतनी बात हो रही है इस बार। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि इसके पीछे का असली कारण क्या है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ पे। इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ। रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने अपने घर में साइडली सुसाइड कर लिया। तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ और उससे जुड़े इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट पड़ रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन सारी बातों को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। रिसेंटली 1-2 साल पहले ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मामलों में सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इसके पहले ट्राइंग टू कमिट सुसाइड वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम, पुलिस एफआईआर करती थी और उसमें आगे जांच करती थी। अब एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसके ऊपर रीडअप करके आप देखिए उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, जो बताती है कि सुसाइड कमिट करना मेंटल इलनेस की निशानी है। इसके लिए किसी को परसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए, इस पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से अब उन पे पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, उसी से रिलेटेड देखिए एक और बात यहाँ पर आई है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA जो है, इंडिया में इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल इलनेस को क्यों कवर नहीं किया जाता है। इसमें देखिए, अगर कोई सोचे कि मैं थेरेपी के लिए जाऊं, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाऊं या मेंटल इलनेस से संबंधित कोई दवाएं अगर कोई खाना चाहे, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता है, उसका पैसा इंश्योरेंस एजेंसी आपको नहीं देगी। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है ये बोलने के लिए कि भाई इसकी वजह से भी कितने लोगों के जो मानसिक रोग हैं उनका इलाज नहीं हो पाता है। अब इस बात को डिनाई करके तो कोई फ़ायदा नहीं है कि दुनिया में मानसिक रोग हैं ही नहीं। हमारे 1 बिलियन से ऊपर की हमारी जनसंख्या है, उसमें से जाहिर बात है कि करोड़ों लोग मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं। और हमारा देश एक मिडिल इनकम देश है, लोअर मिडिल इनकम देश है, तो सबके पास पैसे भी नहीं है कि उनका इलाज वो करवा सकें। तो जब फिजिकल इलनेसेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो मेंटल इलनेसेस के लिए क्यों ना हो। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है IRDA से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब ज़रूर आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड एक पॉलिसी बनेगी। IRDA कुछ ना कुछ इस तरह के गाइडलाइंस हो सकता है इशू कर दे, कि बोले कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में ही संभावना है कि इंश्योरेंस कंपनियां इसको कवर करना अब शुरू करें। उस पर भी आप अच्छे से रीडअप करके रखिएगा। ज़रूर हम अपने रैपिड राउंडअप में भी उसको कवर करेंगे। तो उससे जो वो एक नई मेंटल हेल्थ पॉलिसी, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बनेगी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़रूर इस बार के GS3 के पेपर में आएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड इसमें यही बता रहा है कि जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की वजह से ये मामला पूरा लाइमलाइट में आ गया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज। देखिए एक और रिलेटेड न्यूज़ एनवायरनमेंट की आ गई है आज। वो बता रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज रिसेंटली रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। देखिए इस तरह की जो ऐसे न्यूज़ में आ गई कि एक रिपोर्ट जारी हुई है, आपको गूगल करके देखना चाहिए, ये रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। ज़रूर एक बार इसको रीडअप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इसकी समरी बना लीजिए। देखिए बुलेट पॉइंट्स में 4 या 5 इसमें से सेलिएंट पॉइंट्स निकलेंगे, जो कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या पड़ने वाला है, उसे डील करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, उससे रिलेटेड अर्बन प्लानिंग हम किस तरह से कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। इन सब का एक तरह से ढांचा आपके दिमाग में हमेशा रेडी रहना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपसे अगर कोई बिल्कुल पूछा ही जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट आप देखते हैं, तो उस समय आपको ये छोटे छोटे MCQ वाले पॉइंट्स जो है जोड़ के एक ओपिनियन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हमारी इस विषय पे क्या बोल रही है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडिया कुड इंक्रीज अप टू 4.4 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ 2100। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को लग सकता है कि 4.5 डिग्री से क्या होगा, बस 4.5 डिग्री अगर ऑन एन एवरेज हमारे देश का टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि इसके क्या क्या रिजल्ट होंगे। बहुत सारे, जैसे अभी टिड्डियों का अटैक हुआ था राजस्थान में, लोकस्ट्स का, उसका एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि मानसून बहुत ज़्यादा इस पिछले साल गिरा है, इसकी वजह से टिड्डी दल जो है उन्होंने ज़्यादा अटैक किया है। इस तरह से बहुत सारे कीड़े हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी अगर एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। बहुत सारे वायरस ज़्यादा आसानी से फैलेंगे। कई जगहों पर वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, कई जगहों पर वेजिटेशन आ जाएगा। पहाड़ों पे कई जगहों पे बर्फ़ पिघल जाएगी, वहाँ पेड़ पौधे उगने लगेंगे, वहाँ के जानवर फिर वहाँ से माइग्रेट करके और ऊपर चले जाएंगे, उसमें से कुछ स्पीशीज़ लुप्त हो जाएंगी। इसका बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और क्या क्या इम्पैक्ट होगा इस सब की लिस्ट, एक बहुत ही वाइड लिस्ट आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि इन्वायरमेंट पे ये क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग, ये हो रहा है। और जिस तरह से दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो इस पर कोई भी एक्शन लेने से पीछे हट रहे हैं। उससे लग रहा है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकेगा। जैसे अब कहा जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना सीख लेना पड़ेगा, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको, हमको और हमारी अगली जनरेशन को क्लाइमेट चेंज के साथ जीना सीख लेना पड़ेगा। और इसका सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे होने वाला है।
है। सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है, विदर्भ से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा, यहाँ पर आप समझिए कि अब से बहुत कम मानसून पड़ेगा, इरेटिक मानसून पड़ेगा। कई साल बहुत कम पानी गिरेगा, कई साल बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा। यहाँ पर खेती का आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। और आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है और बहुत ज़्यादा किसान और इस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो फिर उससे एक सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट होगा। ठीक है, आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए कैसे लिंक करके, कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, देश भर में बहुत सारी फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो हैं अब जॉब्स में रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं, ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग कर रही हैं। पाटीदार हो गए, जाट हो गए और इस तरह की मराठा हो गए, इस तरह की जो ट्रेडिशनल ज़मींदार कम्युनिटीज़ थी। ये किस वजह से हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज और भी फैक्टर्स हैं, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्म आउटपुट कम होता जाएगा और इस तरह से सोशल अनरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स एनवायरमेंटल इकोलॉजी के रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन पीपल, ये आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। जैसे जो पॉइंट्स मैंने अभी लिस्ट कर दिए हैं, आप वीडियो यहीं पे पॉज करके सबको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने इतना भी नोट डाउन कर दिया, किसी इंटरव्यू में बता दिया, तो सामने वाले को ये बात श्योर हो जाएगा कि आपको इसके इम्पैक्ट का एक 360 डिग्री पूरा आइडिया है। चलिए, कमिंग बैक टू द न्यूज़, ये रिपोर्ट कह रही है कि द रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे इंक्रीजिंग टू 4.5, द टेम्परेचर ऑफ इंडिया कुड राइज टू 2.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे क्या होता है? ये रेडिएटिव फोर्सिंग और क्लाइमेट फोर्सिंग। क्लाइमेट फोर्सिंग इज द डिफरेंस बिटवीन सनलाइट अब्सॉर्ब बाय द अर्थ एंड द एनर्जी दैट इज रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स इस न्यूज़ में आ रहे हैं, इन सारे टर्म्स को नोट करके इनकी डेफिनेशन को सर्च करके आप नोट करके याद करके रखिए। बिल्कुल बहुत आसानी से किसी भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हुई इस न्यूज़ की बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो आईएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है। आज रिपोर्ट्स की बात बहुत हो रही है। ठीक है, देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक बिजनेस स्कूल है, एमबीए कॉलेज है सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में। विदेशों में एमबीए कॉलेज को बी स्कूल यानी बिजनेस स्कूल्स कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे इंडिया में भी हर साल हर मैगजीन का, आउटलुक, इंडिया टुडे, इन सब का साल के अराउंड सितंबर के आसपास या जुलाई अगस्त के आसपास एक इशू निकलता ही है, जिसमें सारे देश भर के 20 स्कूल्स को रैंक किया जाता है। तो कोई भी देख के सोच सकता है कि 20 स्कूल्स क्या है। जनरली हम लोग यहाँ इन्हें एमबीए कॉलेजेस कहते हैं, उन्हें विदेशों में 20 स्कूल्स कहा जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक ऐसा ही 20 स्कूल है जिसने दुनिया की एक रैंकिंग रिलीज की है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये रैंकिंग कौन निकालता है या किसने निकाली है। कोई भी सोच सकता है कि कोई यूएन बॉडी निकालेगी, शायद WTO निकालेगा, पर ये एक प्राइवेट बी स्कूल ने निकाला है। ठीक है, तो इन 2019 बता रहे कि इंडिया को 43rd रैंकिंग मिली है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इंडिया का मार्केट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये 1989 से इंडिया जो है 41st इस रैंकिंग में आ रहा था, लेकिन 2017 में अचानक 45th रैंकिंग पे स्लिप हो गया और 2018 में 44 रैंकिंग पे आया है। अभी देखिए इस साल फिर 43rd रैंकिंग में आया है। तो ग्रेजुअली हम वापस वहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे हम हमेशा से थे। आप इसको ऐसा सोच के देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रैंकिंग इसने क्या बता रहे हैं, हम किस चीज़ में इंप्रूव हुए हैं? तो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में इंडिया इंप्रूव हुआ है। हालांकि आपको पता होना चाहिए पिछले साल जो है वो 4 दशकों में, 4 डेकेड्स में सबसे ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो पता नहीं, इस रिपोर्ट को पढ़ के देखना पड़ेगा कि ऐसा उन्हें क्या दिखा कि जिससे वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे बेटर होते जा रहे हैं, वो तो खैर है ही, वो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। उसमें आरबीआई का भी थोड़ा इंटरवेंशन है और ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पर भी आप रीडअप करके रखिए, नोट्स बना के रखिए कि हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हुआ था। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और फॉरेन एक्सचेंज, ये एक तरह से हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, नोट करके रखिए, आंसर राइटिंग में काम आएगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बैंक्स हैं, इनकी भी अपनी एक मेमोरी है। इन्होंने भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अपने इतिहास में, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटन डाउन प्रोसीजर्स हैं और इनके जो भी अफसर हैं उनकी एक सोच बनती है कि ऐसी परिस्थिति से बचे रहने के लिए हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स हैं, उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी समस्या है। तो हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा रिजर्व बन के रेडी रहे। आरबीआई एक्टिवली इंटरवीन करता है, अगर बहुत सारे बिलियंस में थोड़े बहुत हज़ार भी डॉलर हमारे कम हो जाएं तो आरबीआई एक्टिवली इंटरवीन करके हमारा एक पूल बना के रखता है। हमारे यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पैसे यहाँ पर पार्क करके रखे हुए हैं, बहुत सारा डॉलर यहाँ पर रखा हुआ है। क्यों हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, इस पर आप रीडअप करके नोट्स बना के पॉइंट्स याद करके रखिए। ठीक है, एक तो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ गया है, इसकी वजह से हमारी रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव
इंप्रूव हुई है, फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी अर्थव्यवस्था की इंप्रूव हुई है, ऐसा इनका कहना है। और एजुकेशन में भी इनका कहना है कि हमारी स्थिति थोड़ी इंप्रूव हुई है। इसमें से कुछ भी ऐसा एक फैक्टर नहीं है जो कि इन जनरल इंडिया में जिसके ऊपर बात होती हो कि हम इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं इस रिपोर्ट की क्या मेथोडोलॉजी है जिस पे इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और ऐसा किया है। फिर देखिए किस चीज़ों में हमारी स्थिति खराब है, तो बता रहे हैं टैक्सेस, रियल जीडीपी ग्रोथ। रियल और नॉमिनल के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रियल मतलब इन्फ्लेशन काट के, ठीक है। तो अगर इंडिया का जीडीपी 8% से ग्रो किया है और इन्फ्लेशन 3% है तो नॉमिनल जीडीपी 8% कहलाएगा और रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन का 3% काट के 5% कहलाएगा, ठीक है। तो नॉमिनल और रियल में आप ये याद रखिए, इन्फ्लेशन काट के रियल माना जाता है। फिर कंपटीशन लेजिस्लेशन, ऐसे कानून जो कि किसी को मोनोपोली ना बनाने दे, अपना एक छत्र साम्राज्य न स्थापित करने दें और उनको एक मार्केट में एक तरह से कंपटीशन को अलाउ करें कि तरह तरह की कंपनियां बहुत आसानी से मार्केट में आ सकें, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन बढ़े, ठीक है। तो ये इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा, और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी में इंडिया की स्थिति खराब है, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं, हर एक इंडस्ट्री में एक दो ही बड़े प्लेयर हो रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप टेलीकॉम सेक्टर में ये बात देख सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले जब 2G स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया गया था या बांटा गया था तो तब कितनी, करीब 10 के आसपास मोबाइल कंपनियां थी। अब इफेक्टिवली 2 बची हैं, ठीक है, 2 या 3 बची हैं, एक वोडाफोन आइडिया, एक एयरटेल और एक रिलायंस। और लग रहा है कि रिलायंस ही अंत में बचेगा, जो कि वो डायलॉग है ना, सब मर जाएंगे अंत में सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। तो वैसे लग रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ रिलायंस बचेगा, जो कि किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अगर सिर्फ एक ही प्लेयर रहेगा तो कस्टमर को ज़्यादा सुविधाएं नहीं देगा और एक तरह से इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हैं कि एसेट्स का इनएफिशिएंट यूज़ होगा वहाँ पे। यानी जितने पैसे उस कंपनी में लगाए जाएंगे उतने पैसों को वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके सामने कोई जब कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो वो क्यों कुछ भी इफेक्टिवली करेंगे। इन शॉर्ट आप सोच के देख सकते हैं कि वो एक सरकारी हिसाब बन जाएगा उनका इस तरह से, ठीक है। तो कंपटीशन को इसलिए हम इनकरेज करना चाहते हैं, जो कि इंडिया में उतना नहीं हो रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। फिर देखते हैं कि अगर हम खराब कर रहे हैं परफॉर्म तो अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है। तो सिंगापुर ने टॉप इसमें रैंकिंग पाई है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर था, उसके बाद स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, हांगकॉन्ग, इस तरह के छोटे छोटे देश हैं जो कि अपने आर्थिक विकास के लिए ही वैसे भी जाने जाते हैं, वो है। चाइना देखिए 14वें प्लेस पे था, वो 20वें प्लेस पे आ गया है और यूएस जो है 10वें प्लेस पे चले गया है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज़ में चाइना टॉप किया है, उसके बाद इंडिया, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में है। तो ब्रिक्स में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। तो हमारी स्थिति तो खराब है पर बाकियों की हमसे भी खराब है, ठीक है। तो ये थी रिलेटेड टू दिस न्यूज़। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। रशियन परेड देखिए, रशिया, अगर आपको पता हो, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के खिलाफ जो मित्र देश यानी अलाइड कंट्रीज जो लड़ रहे थे उसमें रशिया भी शामिल था। शुरुआत में शामिल नहीं था, बाद में शामिल हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जर्मनी पे 2 तरफ से हमले हो रहे थे। एक तरफ ब्रिटेन की तरफ से, समझिए वेस्टर्न यूरोप की तरफ से हमले हो रहा था, उधर से रूस आ रहा था ईस्ट की तरफ से, ठीक है। बाद में एक तीसरा मोर्चा खोला गया था साउथ में, फ्रांस के साउथ ऑफ फ्रांस के तट पे, नॉर्मंडी का तट था, जहां पर कि एकदम लड़ते लड़ते अपनी फोर्सेस को उतारा गया था। बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, लेकिन एक तीसरा मोर्चा खोल दिया गया था। तो ये सोच के कि 3 मोर्चों पे एक साथ कोई नहीं लड़ सकता है ना, उसकी फोर्सेस एकदम कमज़ोर हो ही जाएंगी, कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो। उसको डी डे कहा जाता है, डी डे, कैपिटल D हाइफन डे, ठीक है। आप अक्सर न्यूज़ में और कहीं भी सुनते होंगे कि कल एग्जाम है तो टुमारो इज़ द डी डे। तो ये डी डे जो है ये उसी दिन को कहा जाता है जिस दिन साउथ ऑफ फ्रांस के नॉर्मंडी तट पे मित्र राष्ट्रों ने अपनी फोर्सेस उतारी थी, ठीक है। लेकिन लड़ते लड़ते फाइनली बर्लिन तक पहुंची थी सोवियत यूनियन यानी रूस की सेनाएं। तो अंततः जर्मनी को हराया था रूस ने, बर्लिन तक रूस की सेनाएं पहुंची थी। जितना हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें रूस का जो योगदान है उसका ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। पर आपको ये भी बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में मरने वाले करोड़ों लोगों में से 80% मरने वाले लोग रूसी थे, या तो रूसी सैनिक थे या रूसी नागरिक थे। पर सबसे ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो विभीषिका झेली थी वो रूस ने झेली थी, ठीक है। तो उसमें जो जीत हुई थी उसको देखिए रूस मनाता है। इधर इंग्लैंड और अमेरिका से आप खबर नहीं सुनेंगे कि कोई मिलिट्री परेड होती है उस दिन को याद करने के लिए कि जब नाजियों को या जर्मनी को हराया गया था, धुरी राष्ट्रों को, एक्सिस को हराया गया था। पर रशिया बिल्कुल उस दिन को सेलिब्रेट करता है, विक्ट्री डे की एक परेड करता है। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे की परेड होती है वैसे विक्ट्री डे की परेड होती है, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं,
75 से 80 पर्सनल जो है वो मॉस्को जाएंगे इंडिया से। इसमें पहली बार इंडिया एक ट्राई सर्विस कंटिजेंट भेज रहा है, ठीक है। हर साल इंडिया भेजता तो है, अपना एक दल भेजता है वहाँ पर उस परेड में शामिल होने के लिए। पहली बार ट्राई सर्विस दल भेज रहा है, यानी कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारी नेवल फोर्सेस का और हमारी एयरफोर्स के भी लोग उसमें जाएंगे, ठीक है। विक्ट्री डे की ये परेड होगी। इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश की विक्ट्री डे परेड में भारत ने ट्राई सर्विस कंटिजेंट भेजा, तो वो आप बोल सकते हैं कि रशिया में भेजा। और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट्स हिस्ट्री के हिसाब से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किसी एग्जाम में भूले भटके पूछ दे सकता है। जनरली इंटरनेशनल हिस्ट्री से आपको पता है उतना ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं नहीं, ठीक है। रेड स्क्वायर में ये परेड होती है। रेड स्क्वायर जैसे हमारे यहाँ लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, झंडा फहराते हैं वगैरह वगैरह, तो उनका जो रेड स्क्वायर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉस्को का, रशिया का, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है रेड स्क्वायर। वहाँ पे लेनिन जो उनके नेता थे उनकी समाधि भी बनी हुई है। तो जो भी बहुत बड़ी घोषणाएं होती हैं, बहुत बड़े इस तरह की परेड होती हैं, वो रेड स्क्वायर पे होती हैं मॉस्को में, ठीक है। फिर कह रहे हैं चाइना भी अपने सैनिकों को इस परेड में भेजेगा। अब इंडिया और देखिए चाइना दोनों का एक तरह से क्या बाकायदा अब तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। लद्दाख में आज ही खबर आई कि हमारे 20 सैनिक मारे गए, कुछ सैनिकों को उन्होंने शायद पकड़ भी लिया है, ठीक है। उनकी तरफ से कितने सैनिक मारे गए इसकी उन्होंने आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की है। कई सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि शायद उनके 40 सैनिक मरे हैं, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब इस परेड में भारतीय और सैनिक दोनों, भारतीय और चीनी दोनों सैनिक जो है साथ में परेड करेंगे इस परेड में जाके। तो दुनिया में इस तरह की विचित्र चीज़ें होती रहती हैं। भारत 75 सैनिक भेजेगा, 25 आर्मी से, 25 नेवी से और 25 एयरफोर्स से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये एक छोटी सी न्यूज़ है अबाउट बेली ब्रिज, जो आसाम में एक ऑयल वेल में जो आग लगी है, जिसके बारे में आप रोज़ पढ़ रहे होंगे, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो आग लगी है। तो वहाँ पर एक तालाब है उस वेल के साइड में, ठीक है। तो उस तालाब में ही डूब के 2 फायर फाइटर्स की डेथ हुई थी, जो कि जब पहली बार ब्लास्ट हुआ था इसमें तब 2 लोग मारे गए थे। तो अब उसमें आग बुझाने में हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर उस तालाब के ऊपर एक ब्रिज होता तो शायद हम उस तरफ से आसानी से उस तेल के कुएँ के पास जाके, उस नेचुरल गैस के कुएँ के पास जाके हम आग को बुझा सकते थे। तो उसके लिए वहाँ आर्मी की जो कंटिजेंट वहाँ पे डिप्लॉयड है नॉर्थ ईस्ट में, उससे सहायता मांगी गई है। देखिए आर्मी की मिसामारी यानी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट की यूनिट को बोला गया है कि आप यहाँ पर आके हमको थोड़ा हेल्प करिए। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो एक बेली ब्रिज बना रहे हैं। बेली ब्रिज से रिलेटेड सवाल आ सकता है। बेली ब्रिज का देखिए इमेज मैंने यहाँ पर दिया है कि आर्मी के पास जैसे हम लोग जोड़ जोड़ के बचपन में खिलौने बनाते थे, तो उस तरह के इक्विपमेंट और सामान आर्मी के पास रहते हैं। वो युद्ध की स्थिति में कहीं भी जाके एक डिफिकल्ट टेरेन में तुरंत में एक ब्रिज बना के क्रिएट कर सकते हैं अपने कॉम्पोनेंट को जोड़ जोड़ के। देखिए क्या इसका जो नीचे बॉक्स में मैंने इसका डेफिनेशन दिया है। बेली ब्रिज क्या होती है, डिज़ाइन एम्प्लॉयड प्रीफैब्रिकेटेड पैनल्स एंड पार्ट्स, ठीक है। प्री फैब्रिकेटेड यानी पहले से बनाए हुए पैनल और पार्ट्स को लेके ट्रक्स वगैरह में वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ पे उसको मैन पावर, इंसानों के सहारे ही जोड़ जोड़ के एक ब्रिज आप बना ले सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं युद्ध चल रहा है, उस समय तुरंत हमें एक नदी पार करनी है, एक तालाब, एक झील पार करनी है। तो उसमें हम वहाँ पर क्रेन को बुलवा के पूरा कंस्ट्रक्शन ठेका निकाल के वहाँ पर सीमेंट मिट्टी का काम नहीं कर सकते। वहाँ पर इसी तरह की चीज़ों की हमें आवश्यकता रहती है। इसमें सिंपल टूल, रोप्स, पुलीज, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके ही बेली ब्रिज बना लिया जा सकता है, ठीक है। तो बेली ब्रिज की इमेज अपने दिमाग में रखिए, और बस इतना याद रखिए कि पहले से बनाए हुए कंपोनेंट्स को वहाँ पर ले जाके जोड़ दिया जाता है। इससे ये चीज़ आसानी से बन जाती है, ठीक है गाइज। थैंक यू। ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज, रैपिड राउंड अप। मुझे उम्मीद है कि मेरी कवरेज आपको अच्छी लगी होगी, और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर स्टैटिक से रिलेटेड आपको रिफ्रेश करने के लिए बताए हैं, आज तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इस तरह के बताए, उन सबको आप नोट करके उन सबको रिव्यू करेंगे अभी तुरंत के तुरंत, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियोस के बारे में बताइए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस तरह की वीडियोस यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।